चलिए जी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अमेंडमेंट पेज नंबर 11। नेक्स्ट अमेंडमेंट इज इनटू द चैप्टर ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स एंड दिस अमेंडमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। इसकी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस भी ज़बरदस्त है और इस एग्जामिनेशन में आपके पास आई एम श्योर इस अमेंडमेंट के ऊपर जो है वो क्वेश्चन पूछेंगे। अब पेमेंट ऑफ टैक्स, जीएसटी में पेमेंट ऑफ टैक्स को लेकर के हमारे पास सेक्शन 49 ऑफ सीजीएसटी एक्ट था, जो बेसिकली बताता था कि किसी भी पर्सन को अगर जीएसटी एक्ट में अगर लायबिलिटी बनती है तो वो लायबिलिटी किस तरीके से जो है वो पर्सन डिस्चार्ज करेंगे, व्हाट वुड बी द मैनर ऑफ पेमेंट ऑफ द जीएसटी लायबिलिटी। और उन्होंने ये बोला था कि जीएसटी में अगर कोई भी पर्सन जीएसटी की पेमेंट के लिए लायबल होता है तो ऑफ कोर्स वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएगा, और जब वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएगा तो रजिस्ट्रेशन के साथ ही कॉमन पोर्टल पर उस रजिस्टर्ड पर्सन के 3 लेजर जो होंगे वो ओपन अप कर दिए जाएंगे। वन इज ई लायबिलिटी लेजर, सेकंड इज ई क्रेडिट लेजर एंड द थर्ड वन इज ई कैश लेजर। सेक्शन 49 इन सभी लेजर्स के बारे में बात करता था, रेड विद रेलेवेंट रूल्स। अब ये जो आपके 3 लेजर्स हैं, ई लायबिलिटी लेजर, ई क्रेडिट लेजर एंड ई कैश लेजर, इनमें क्या क्या चीज़ अकाउंट फॉर होती थी, जैसा कि नाम से भी क्लियर है। ई लायबिलिटी लेजर में वो आपकी लायबिलिटीज़ की डिटेल मेंटेन करके रखते थे, आपकी क्या लायबिलिटी बनी थ्रू रिटर्न या अदरवाइज, और आपने किस तरीके से डिस्चार्ज करी, वो सब ई लायबिलिटी लेजर में अकाउंट फॉर की जाती थी। ई क्रेडिट लेजर में आप जो क्रेडिट क्लेम करते थे थ्रू रिटर्न और जो यूटिलाइज करते थे उस सब का ब्यौरा रखा जाता था। एंड ई कैश लेजर में आप जो भी पैसा डिपॉजिट करते थे, कैश डिपॉजिट करते थे बेसिकली अपनी लायबिलिटी की डिस्चार्ज के लिए, और उस पैसे को ऑफसेट करते थे लायबिलिटी के डिस्चार्ज के लिए, उसका ब्यौरा जो था वो रखा जाता था। अब हमारे पास जो अमेंडमेंट है जिसको हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो अमेंडमेंट रिलेटेड है टू द ई कैश लेजर, वो अमेंडमेंट रिलेटेड है टू द ई कैश लेजर एंड अ वेरी सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट। अब ई कैश लेजर के रेलेवेंट प्रोविजन जो आपने पढ़ रखे हैं उन सबको मैंने यहाँ समराइज वर्जन में प्रोड्यूस किया है एंड साथ ही में जो अमेंडमेंट हुई है उसका भी समराइज वर्जन दिया है। तो बेटा जो ई कैश लेजर है उसको लेकर के रेलेवेंट प्रोविजन आते थे सेक्शन 49 रेड विद रूल 87 से। सेक्शन 49 ई कैश लेजर को लेकर के ये कहता था फॉर एवरी रजिस्टर्ड पर्सन पोर्टल पर उसका एक ई कैश लेजर जो होगा वो मेंटेन किया जाएगा इन द फॉर्म जीएसटी पीएमटी 05। इस लेजर में जो भी वो पैसा डिपॉजिट करेगा उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा, और जो भी वो पैसा अपनी लायबिलिटीज की डिस्चार्ज के लिए ऑफसेट यूज करेगा उसको जो होगा वो डेबिट कर दिया जाएगा। तो अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने लायबिलिटी ऑफसेट करने के लिए 1 लाख रुपए का डिपॉजिट किया तो वो 1 लाख रुपए पहले उसके ई कैश लेजर में क्रेडिट किए जाएंगे, और उसने जो 1 लाख डिपॉजिट किए उसको उसने लायबिलिटी ऑफसेट के लिए यूज किया, मे बी 1 लाख पूरा यूज किया, मे बी 80,000 यूज किया, तो जो भी उसने जितना भी उसने यूज किया उतना अमाउंट जो होगा वो ई कैश लेजर में डेबिट जो होगा वो कर दिया जाएगा। सेक्शन 49 इस बारे में कहता था, और सेक्शन 49 फर्दर ये कहता था ये जो ई कैश लेजर होगा ये ई कैश लेजर उस व्यक्ति की आईजीएसटी की लायबिलिटी हो, सीजीएसटी की लायबिलिटी हो, या एसजीएसटी की लायबिलिटी हो, या फिर सेस की लायबिलिटी हो, उन सबको जो होगा वो एक ही ई कैश लेजर में जो था वो मेंटेन करते थे। एज अ सप्लायर आप इंट्रा और इंटर स्टेट दोनों सप्लाई कर सकते हैं। इंट्रा स्टेट पर आपकी सीजीएसटी एसजीएसटी की लायबिलिटी बनेगी, इंटर स्टेट पर आपकी आईजीएसटी की लायबिलिटी बनेगी, और हो सकता है दोनों ही लायबिलिटीज पर आपकी कोई सेस की भी लायबिलिटी बन रही हो। तो वो जो भी लायबिलिटीज बनेगी वो सभी एक सिंगल फॉर्मेट का ई कैश लेजर बेटा वो मेंटेन करके चलते थे, और इसका फॉर्मेट बहुत स्पेशल है। आपको याद होगा फॉर्मेट बेटा ई कैश लेजर का क्या होता था, देयर वाज अ कंसेप्ट ऑफ मेजर हेड एंड माइनर हेड। मेजर हेड से मतलब हो गया आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीएसटी लायबिलिटी, एंड माइनर हेड से मतलब हो गया विद इन दैट मेजर हेड आपकी किस तरीके की लायबिलिटी है। जैसे लेट्स सपोज आपने एक इंटर स्टेट सप्लाई करी तो इंटर स्टेट सप्लाई की वजह से आईजीएसटी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है। अब उस आईजीएसटी में आपकी टैक्स की भी लायबिलिटी हो सकती है, बिलेटेड टैक्स पे किया तो इंटरेस्ट की भी लायबिलिटी हो सकती है, और अगर कुछ गलत काम किया था तो आईजीएसटी में पेनल्टी की भी लायबिलिटी हो सकती है, हो सकता है कुछ फीस पे करनी हो सकता है कुछ अदर अमाउंट्स पे करने हो। तो ये जो टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और अदर्स हैं ये सब क्या है आईजीएसटी के माइनर हेड, एंड सेम माइनर हेड आपको सीजीएसटी के रिस्पेक्ट में भी नजर आएंगे, एसजीएसटी के रिस्पेक्ट में भी नजर आएंगे, और सेस के रिस्पेक्ट में भी नजर आएंगे। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोपोजिशन है मेजर हेड एंड माइनर हेड का।
इसको लेकर के हमने स्पेसिफिकली आपके साथ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी किया था और मैंने आपको यह बताया था आप जब भी ई कैश लेजर में पैसा डिपॉजिट करेंगे तो डिपॉजिट कैसे करेंगे वो बताया था, उसको यूज करना होगा तो यूज कैसे करेंगे वो भी बताया था। तो दो कंसेप्ट हमारे पास है, ई कैश लेजर में एक पर्सन पैसा डिपॉजिट कैसे करता है एंड दूसरा डिपॉजिट किए गए पैसे को वो यूज कैसे करता है। तो सो फार एज डिपॉजिट इज कंसर्न, ई कैश लेजर में आप डिपॉजिट कैसे करते हैं, थ्रू चालान। जीएसटी का आप चालान तैयार करेंगे, आप सभी को याद है आपकी लायबिलिटी चाहे सीजीएसटी की हो या फिर एसजीएसटी की या फिर आईजीएसटी की, जीएसटी वालों ने सिंप्लीफिकेशन के लिए चालान आपका सेम ही रखा था। सेम चालान से आप सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, सेस जो भी लायबिलिटी है वो आप सेम चालान से जो है वो डिपॉजिट कर सकते थे। सिर्फ आपको क्या करना होता है, चालान में जो भी डिपॉजिट करते हो उसको बताना होता है कि ये जो पैसा आप डिपॉजिट कर रहे हो ये किस लिए कर रहे हो। मान लीजिए आप 1 लाख रुपए का चालान भर रहे हैं तो आप उसमें बताएंगे ये 1 लाख रुपया जो आप डिपॉजिट कर रहे हो ये बेसिकली आप क्या डिपॉजिट कर रहे हो, ये सीजीएसटी है क्या, या ये सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों 50-50 हजार है, या फिर ये आईजीएसटी है, या इसमें और भी कुछ है, वो चालान में आप प्रॉपर स्पेसिफाई करके भरेंगे। ठीक है जी। आपने अगर कुछ इंटरेस्ट की लायबिलिटी के पर्पस के लिए डिपॉजिट किया है कि इस डिपॉजिट से इंटरेस्ट पे करूंगा तो आपको चालान में वो भी स्पेसिफाई करना होता है। और ऐसा स्पेसिफाई करना क्यों जरूरी है, बिकॉज आप चालान में बताएंगे तभी तो वो आपके ई कैश लेजर में उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग पोस्टिंग करेंगे। अब फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मान लीजिए एक व्यक्ति चालान से कहता है जी मैं आईजीएसटी टैक्स के लिए 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर रहा हूं और आईजीएसटी इंटरेस्ट के लिए 20,000 रुपए डिपॉजिट कर रहा हूं, चालान में वो स्पेसिफाई करता है। तो जब वो ये चालान डिपॉजिट कर देगा तो फिर उसके ई कैश लेजर में उसने आईजीएसटी टैक्स के नाम का 1 लाख रुपया डिपॉजिट किया तो वो आईजीएसटी टैक्स वाले माइनर हेड में शो किया जाएगा, और उसने आईजीएसटी इंटरेस्ट के नाम का 20,000 डिपॉजिट किया तो वो आईजीएसटी के माइनर हेड इंटरेस्ट में जो होगा वो 20,000 जो होगा वो रिफ्लेक्ट किया जाएगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। और बेटा ये कंसेप्ट क्यों रेलेवेंट होता था, आपको याद आता होगा हमने स्पेसिफिकली बोला था कि अगर आपने आईजीएसटी के हेड में टैक्स के नाम से पैसा डिपॉजिट किया है तो ये जो पैसा आईजीएसटी टैक्स के हेड में गया है इस पैसे का यूटिलाइजेशन आप आईजीएसटी टैक्स लायबिलिटी के लिए ही कर पाएंगे। जो पैसा आपने आईजीएसटी इंटरेस्ट के नाम से चालान में डिपॉजिट किया है वो पैसा आप आईजीएसटी इंटरेस्ट लायबिलिटी के लिए ही यूज कर पाएंगे। आप जिस भी मेजर हेड में डिपॉजिट करेंगे आप उसी मेजर हेड में इसे यूज करेंगे, एंड फर्दर जिस भी माइनर हेड में डिपॉजिट करेंगे आप उसी माइनर हेड की लायबिलिटी के लिए इसे यूज कर पाएंगे। दैट वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमने ई कैश लेजर के लिए पढ़ा था। और यहां मैं आपको बता देना चाहता हूं बेटा, आपका जो आईटीसी यूटिलाइजेशन होता है वो अलग तरीके से होता है, लेकिन आपका जो पैसा ई कैश लेजर में आप डिपॉजिट करते हो वो अलग तरीके से यूटिलाइज होता है। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आपके पास अगर आईजीएसटी का आईटीसी है तो आईजीएसटी का आईटीसी आप आईजीएसटी की लायबिलिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं, बचने पर आप सीजीएसटी और एसजीएसटी की लायबिलिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं। आपका सीजीएसटी का अगर आईटीसी है तो आप सीजीएसटी टैक्स लायबिलिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं एंड आईजीएसटी टैक्स लायबिलिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं। आपका एसजीएसटी का अगर आईटीसी है तो आप एसजीएसटी टैक्स लायबिलिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं एंड आईजीएसटी टैक्स लायबिलिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं। आपके पास अगर सेस का आईटीसी है तो वो आप सिर्फ सेस की टैक्स लायबिलिटी के लिए यूज कर सकते हैं। ये आईटीसी का यूटिलाइजेशन है। इसमें एक टैक्स दूसरी टैक्स लायबिलिटी के लिए भी यूज हो सकता है। सेस को अगर छोड़ दो तो बाकी अदर जो भी आपके आईटीसी होते हैं वो अदर टैक्स लायबिलिटी के लिए भी यूज हो सकते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। पर ई कैश लेजर में क्या खास बात होती थी, ई कैश लेजर में आपके पास ये फ्रीडम नहीं होती थी। ई कैश लेजर में अगर आपने आईजीएसटी के नाम से टैक्स का अमाउंट कोई डिपॉजिट किया है तो वो सिर्फ आईजीएसटी की टैक्स लायबिलिटी के लिए यूज होगा। अगर आपने इंटरेस्ट के नाम से कुछ पैसा डिपॉजिट किया है तो वो सिर्फ इंटरेस्ट के लिए यूज होगा, और इंटरेस्ट में भी आपने अगर वो आईजीएसटी के हेड वाला इंटरेस्ट डिपॉजिट किया है तो वो सिर्फ आईजीएसटी का इंटरेस्ट लायबिलिटी जो होगी उसके लिए यूज होगा। यहां पर आपको वो फ्रीडम अवेलेबल नहीं होती जो आईटीसी के रिस्पेक्ट में अवेलेबल होती है।
अच्छा, अब आप समझिएगा, बहुत टैक्स पेयर ऐसे होते हैं बेटा जो क्या करते हैं, हर महीने बैठ करके एंड में अपना चालान डिपॉजिट नहीं करते। वो क्या करते हैं, एक बड़ा अमाउंट पहले ही अपने ई कैश लेज़र में डिपॉजिट कर देते हैं और वो कहते हैं जी ई कैश लेज़र में हमने अच्छा खासा पैसा डाल दिया है, अब इस पैसे से हम 4-5 महीने तक जो भी हमें नेट लायबिलिटी पे करनी होगी कैश में, हम इस डिपॉजिट से ऑफसेट करके जो होगा वो पे कर देंगे। अब एक टैक्स पेयर ने, आप एक सिचुएशन ले, मान लीजिए उसने अपने ई कैश लेज़र में 1 लाख का IGST एक्स्ट्रा डिपॉजिट करके रखा हुआ है, ये सोच करके कि फ्यूचर में उसकी IGST की लायबिलिटी बनेगी, उस लायबिलिटी को वो सेट ऑफ करने में इसे यूज करेगा। या उसने 20,000 इंटरेस्ट के नाम से भी डिपॉजिट कर रखा है, ये सोच करके कि फ्यूचर में अगर कभी वो ड्यू डेट पर अपने रिटर्न नहीं फाइल कर पाया, टैक्स बिलेटेड पे किया, तो जो इंटरेस्ट की लायबिलिटी बनेगी वो इंटरेस्ट के लिए उसे उस टाइम कैश नहीं डिपॉजिट करना पड़ेगा, उसने एडवांस में ही डिपॉजिट करके छोड़ दिया। बहुत लोग ऐसा करते हैं। लेट्स सपोज हमारा टैक्स पेयर मिस्टर ए, उसने भी ऐसा किया और लेट्स सपोज उसने फरवरी के महीने में ये एक्स्ट्रा अमाउंट डिपॉजिट कर दिया, ये सोच के कि आगे मई जून में जो भी लायबिलिटी बनेगी वहां पर इसे वो यूज कर पाएगा। अब बेटा उसने एक्स्ट्रा डिपॉजिट कर रखा है, बट लेट्स सपोज अब सब्सिक्वेंट मंथ में, लेट्स सपोज हम मार्च को ही सब्सिक्वेंट मंथ ले लेते हैं। अब मार्च के महीने में इसने जब सप्लाई करी तो लेट्स सपोज इसकी मार्च के महीने में इंटर स्टेट सप्लाई कोई हुई ही नहीं, इसे दूसरे स्टेट से खूब ऑर्डर्स आते थे, जनरली दूसरे स्टेट से ही आते थे, लेकिन मार्च के महीने में इसे दूसरे स्टेट से कोई ऑर्डर नहीं आया और लेट्स सपोज मार्च में इसकी सप्लाई जो हुई वो सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई हुई और इंट्रा स्टेट सप्लाई हुई तो इसकी वजह से इसकी लायबिलिटी किसकी बनी, CGST एंड SGST की। मान लीजिए इसके पास जो भी ITC थे उन सबको सेट ऑफ कर लेने के बाद भी इसे CGST और SGST लायबिलिटी जो मार्च की बन रही है उसके लिए इसको 30,000 रुपये लेट्स सपोज CGST की कैश लायबिलिटी बन रही है एंड 30,000 रुपये लेट्स सपोज SGST की कैश लायबिलिटी बन रही है। अच्छा, आप मुझे बताओ, क्या इस व्यक्ति ने फरवरी में जो एक्स्ट्रा डिपॉजिट किया था कि फ्यूचर में यूज करूंगा, क्या वो एक्स्ट्रा डिपॉजिट जो इसने IGST के मेजर हेड में किया था, क्या वो उस एक्स्ट्रा डिपॉजिट को CGST और SGST की जो लायबिलिटीज की नेक्स्ट मंथ में बनी उसके लिए यूज कर पाएगा? तो आंसर इज नो, बिकॉज कंसेप्ट था आपने जिस मेजर हेड, जिस माइनर हेड में डिपॉजिट किया, आप आगे फ्यूचर में उसी मेजर हेड और उसी माइनर हेड में जो होगा वो उसे यूज करेंगे। तो आपने अगर IGST के हेड में डिपॉजिट कर रखा है तो फिर आप उसको CGST और SGST के लिए यूज नहीं कर सकते। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हो गया, डिस्पाइट द फैक्ट कि इसके ई कैश लेजर में पैसा पड़ा है पर वो अदर हेड में पड़ा है तो वो उसको यूज कर नहीं पाएगा, मतलब उसे अपनी CGST और SGST की ये जो टैक्स लायबिलिटी, कैश लायबिलिटी बन रही है, इसके लिए क्या उसे फ्रेश डिपॉजिट करना पड़ेगा? आंसर इज यस। बेचारे ने पहले डिपॉजिट किया था पर वो क्योंकि अदर मेजर हेड में है तो वो इस वाले मेजर हेड CGST और SGST वाली टैक्स लायबिलिटी के लिए इसे यूज नहीं कर पा रहा है इन मार्च, और इसको अब मार्च में फ्रेश चालान जनरेट करना पड़ता था और उस चालान में CGST के नाम से 30,000 रुपीज़ इसे फ्रेश डिपॉजिट करने पड़ते थे एंड SGST के नाम से 30,000 रुपीज़ इसे फ्रेश डिपॉजिट करने पड़ते थे, और उसके बाद ही वो अपनी रिटर्न्स में इनकी एडजस्टमेंट क्लेम कर सकता था। अच्छा, अब ये लोग जो थे वो परेशान थे। इन लोगों का ये कहना था जी भाई साहब हमारे पास आज की डेट में कैश नहीं है, हमने फरवरी में एक्स्ट्रा कैश इसीलिए जमा कराया था बिकॉज हमें लग रहा था कि कैश की शॉर्टेज आगे हो सकती है और फिर उस टाइम पर कैश टैक्स पेमेंट करने में दिक्कत आएगी, यही सोच करके हमने पहले जो था वो एक्स्ट्रा कैश डिपॉजिट कराया था। अब आज की डेट में कैश है ही नहीं तो हम इस लायबिलिटी को कैसे पे करें, क्योंकि आप तो उस मेजर हेड वाला पैसा हमें यूज करने नहीं दे रही हैं। तो अब बेटा ये लोग क्या करेंगे, बिकॉज ऑफ द रेस्ट्रिक्शन इस पैसे को हाथ नहीं लगा सकते थे। तो ये पता है ये क्या करते थे, ये कहते थे फिर ठीक है जो हमने फरवरी में एक्स्ट्रा डिपॉजिट किया था हम उसका रिफंड मांगते हैं। हम उसका क्या करते हैं, रिफंड मांगते हैं। उसका रिफंड आएगा, वहां से हमारे पास पैसा आएगा तो उस पैसे को फिर हम CGST और SGST वाले में डिपॉजिट करेंगे और अपना टैक्स पे करेंगे। अब क्या उनके लिए ये कॉम्प्लिकेशन वाला प्रोसेस है? यस,
कॉम्प्लिकेशन, इसका रिफंड मांगो और फिर इनका फ्रेश चालान से जो है वो डिपॉजिट करो। तो डबल मेहनत है, पहले तो रिफंड वाले प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे और फिर फ्रेश डिपॉजिट जो होगा वो चालान से करना पड़ेगा। अच्छा, अब रिफंड वाली कहानी भी सुनो। अब ये व्यक्ति अगर इसका रिफंड मांगने जाते हैं तो आपको याद होगा जीएसटी में रिफंड का सेक्शन है हमारे पास सेक्शन 54, जो हमें कहता है कि आपको रिफंड प्रोसीजर जो भी बताया गया होगा, रिफंड एप्लीकेशन आपको सबमिट करनी पड़ेगी, ऑफिसर प्रोसेस करेगा और फिर आपको रिफंड जो होगा वो दिया जाएगा। इनको उस प्रोसेस में बेटा जो है वो जाना पड़ता था। अब यहाँ पर बेटा एक स्पेशल बात और बोलूँगा, उसको भी ध्यान से सुनना। सेक्शन 54 ये बोलता है अगर किसी भी व्यक्ति को कभी रिफंड क्लेम करना हो तो वो रिफंड एप्लीकेशन सबमिट करेगा। उसकी रिफंड एप्लीकेशन कंप्लीट होनी चाहिए विद ऑल द रिक्विजिट डॉक्यूमेंटेशन, जो भी लॉ ने बताए हैं। अगर कंप्लीट होगी तो उसकी एप्लीकेशन एक्नॉलेज की जाएगी बाय द ऑफिसर और फिर उसकी एप्लीकेशन को ऑफिसर जो होगा प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करके वो जो होगा वो रिफंड ऑर्डर देगा और व्यक्ति को पैसा जो होगा वो वापसी मिल जाएगा। ई कैश लेजर में जो आपने पैसा डिपॉजिट किया, ध्यान से सुनिएगा, ई कैश लेजर में जो पैसा आपने डिपॉजिट किया, जरूरत पड़ने पर आप उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं। लॉ ने क्लियर कट लिखा था। अच्छा, लॉ ने आपको एक स्पेशल फैसिलिटी और दी थी, सेक्शन 54 अगर आप रिकलेक्ट कर पाए तो सेक्शन 54 कहता था अगर कोई व्यक्ति रिफंड लेने आया और रिफंड किस चीज का, ई कैश लेजर में उसने जो सरप्लस डिपॉजिट किया था उसका, तो उस रिफंड को लेने के लिए सेक्शन 54 ये कहता था उसे एप्लीकेशन बेस्ड रिफंड क्लेम करने की जरूरत नहीं है। ई कैश लेजर के रिफंड को वो सिंपली रिटर्न से भी क्लेम कर सकता है, वो सिंपली अपने रिटर्न से भी क्लेम कर सकता है। नॉर्मली रिफंड कभी भी क्लेम करोगे तो प्रॉपर एप्लीकेशन जीएसटी RFD 01 सबमिट होगी, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ई कैश लेजर में एक्स्ट्रा डिपॉजिट करके बैठा है और वो उस पैसे को वापसी लेने आता है तो 54 ने एक स्पेशल रिलैक्सेशन दी थी, उसको रिफंड एप्लीकेशन रिक्वेस्ट करके रिफंड मांगने की जरूरत नहीं है, वो अपनी रिटर्न्स के थ्रू भी उस रिफंड को क्लेम कर सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेक्शन 54 ने ये जो स्पेशल रिलैक्सेशन दी थी कि आप रिफंड एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली रिटर्न से भी रिफंड मांग सकते हो। ये जो स्पेशल फैसिलिटी सेक्शन 54 लॉ ने लिखी थी, ये एक्चुअल में प्रैक्टिकली पोर्टल पर एप्लीकेबल नहीं थी, पोर्टल पर एप्लीकेबल नहीं थी। पोर्टल ने इसे इंप्लीमेंट नहीं कर रखा था। लॉ तो कहता था ई कैश लेजर का पैसा अगर कोई मांगने आए तो उसको एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है, उसमें आपको कोई प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं है, उसका अपना पैसा है, तो उसको सिंपली अगर वो रिटर्न में मांगता है उसे इमीडिएटली दे दो, लो ये कहता था। लेकिन पोर्टल ने ये फैसिलिटी डेवलप कर ही नहीं रखी थी, मतलब ना चाहते हुए भी उस व्यक्ति को अगर ई कैश लेजर से रिफंड लेना होता था तो उसे रिफंड एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती थी। और बेटा रिफंड एप्लीकेशन जब वो सबमिट करता था तो उसकी प्रोसेसिंग में टाइम लगता था, तो उसके पास रिफंड थोड़ा टाइम रुक के आता था। समझ रहे हो इसकी तकलीफ, इसको तकलीफ होती थी अपना ही सरप्लस पैसा वापसी लेने की भी मेहनत करनी है और उसके बाद फिर फ्रेश डिपॉजिट करने की भी मेहनत करनी है। तो बेटा इन लोगों की लंबे समय से गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट थी कि हमने ये जो पैसा डिपॉजिट किया है, ठीक है, हमने किसी और मेजर हेड में डिपॉजिट किया है बिकॉज हमारी एंटीसिपेटेड लायबिलिटी उस हेड की थी, लेकिन अगर हमें ज़रूरत पड़ रही है और हम टैक्स ही देना चाहते हैं, हम रिफंड में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप हमें इस लंबे रूट में मत डालो कि हम इधर एक बार रिफंड लें और फिर दूसरे टैक्स हेड में उसको डिपॉजिट कराएं और फिर वो यूज़ हो पाए। हमें आप इस बेकार के झंझटों से बचा लो, ये अननेसेसरी की टाइम वेस्टेज है। आप हमें ये अलाउ करो कि हमने चाहे आईजीएसटी के हेड में पैसा भरा हो, ज़रूरत पड़ने पर हम दूसरे टैक्स हेड में जो है वो उसको यूज़ कर पाएँ। टैक्स पेयर की बेटा ये लंबे टाइम से रिक्वेस्ट थी कि हम एक टैक्स हेड से पैसा वापसी लें फिर दूसरे में डिपॉजिट करके यूटिलाइज करें। ये बहुत घुमाव फिराव वाला काम है, हमें इस बर्डन से जो है वो आप बचाओ। अच्छा, अब गवर्नमेंट को इसमें हेजिटेशन क्या थी, टैक्स पेयर की रिक्वेस्ट को वो क्यों नहीं मान रहे थे? गवर्नमेंट को इसमें हेजिटेशन ये थी, वो ये कहते थे जी आपने अगर आईजीएसटी के नाम से पैसा डिपॉजिट किया, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला गया। आपने अगर कभी एसजीएसटी के नाम से पैसा डिपॉजिट किया तो वो स्टेट गवर्नमेंट के पास चला गया। आप जिस नाम से टैक्स दे रही हो, जिस नाम से लायबिलिटी की पेमेंट कर रहे हो, वो रिस्पेक्टिवली उधर जा रही है, तो ये पैसा उधर चला जाता है। इस वजह से
हम आपको दूसरे में एडजस्टमेंट अलाउ नहीं करते हैं। हम आपकी तकलीफ तो समझ रहे हैं, लेकिन आप भी समझो, आपने अगर SGST कभी डिपॉजिट कर दिया एक्स्ट्रा चालान से, तो वो तो स्टेट को चला गया ना। अब आप बाद में आओ और ये कहो कि मैं तो इसे CGST में सेट ऑफ करना चाहता हूं, तो हमारे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि वो पैसा तो स्टेट को चला गया। तो बेटा अब इन्होंने बड़ा टाइम लगाया और उन्होंने एक मैकेनिज्म बनाया जिससे ना तो टैक्स पेयर को तकलीफ हो और ना ही गवर्नमेंट को खुद को तकलीफ हो। और वो उन्होंने बड़ा सिंप्लीफाइड मैकेनिज्म क्या बनाया, सुनना। उन्होंने जो था, उन्होंने बोला कि सेक्शन 49 में उन्होंने ई कैश लेजर को लेकर के अमेंडमेंट करी। सेक्शन 49 सबसेक्शन 10 एंड सेक्शन 49 सबसेक्शन 11 ये न्यूली इंट्रोड्यूस किए। और उसमें ये कहा गया कि आज की डेट में अगर आपने किसी टैक्स हेड में पैसा डिपॉजिट किया है और आपको बाद में किसी और टैक्स हेड में वो पैसा यूज़ करना पड़ता है, तो आपको रिफंड ले करके फ्रेश दूसरे हेड में डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम आपको इंटर हेड एडजस्टमेंट अलाउ कर रहे हैं। आपने IGST में पैसा डिपॉजिट कराया, कोई बात नहीं, हम आपको ये अलाउ कर रहे हैं, हम आपको ये फैसिलिटी देंगे कि ज़रूरत पड़ने पर अगर जो आपने IGST हेड में पैसा डिपॉजिट कराया था, अगर वो आपको कभी CGST या SGST में यूज़ करना पड़ता है तो वो आप कर पाएंगे। सिर्फ आपको एक काम करना पड़ेगा कि अगर आप ऐसा यूज़ करना चाहते हैं तो आपने जिस हेड में पैसा डिपॉजिट कराया था, पहले उस हेड से पैसा दूसरे हेड में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। रिफंड नहीं मांगना। आप IGST में मान लो आपने डिपॉजिट कराया था और आपको CGST में यूज़ करना है, तो आपसे हम एक फॉर्म सबमिट कराएंगे, GST PMT 09। आप उस फॉर्म में बताना कि आप किस हेड से कहां ट्रांसफ़र करना चाहते हो। आप एक ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, उस फॉर्म के बेसिस पर आप जिस हेड से दूसरे हेड में ट्रांसफ़र करना चाहोगे उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और एक बार जब ये दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाएगा तो फिर आप उस हेड से इसे जो होगा वो यूटिलाइज कर लेना। सुनिएगा ज़रा ध्यान से। कंसेप्ट था जिस भी हेड में पैसा होगा वही यूज़ होगा, वो कंसेप्ट आज भी है, लेकिन आपको फैसिलिटी क्या दे दी गई है, जिस हेड में पैसा है अगर आपको उस हेड में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे हेड में यूज़ करने की ज़रूरत है, तो आप उस हेड से दूसरे हेड में आज की डेट में जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उस ट्रांसफ़र को करने के लिए एक फॉर्म क्रिएट किया गया है, GST PMT 09, वो आप भर के दे देंगे। उसके बेसिस पर वो दूसरे हेड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। सिंपल है, इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो जाएगा और फिर आप उसको इमीडिएटली एज रिक्वायर्ड बाय यू जो होगा वो यूज़ कर लेना। ये बेटा उन्होंने प्रोविज़न इंट्रोड्यूस किए हैं। अब सेक्शन 49 ऑफ CGST एक्ट वो अमेंड किया गया और उसमें सेक्शन 49 सबसेक्शन 10 इंट्रोड्यूस किया गया। देखिएगा जरा, सेक्शन 49 सबसेक्शन 10 इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें वो आपका मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन जो है वो फैसिलिटेट कर रहे हैं। देखिएगा उन्होंने क्या किया, उन्होंने 4910 से ये प्रोविजन इंट्रोड्यूस किए, 4910 ऑफ CGST एक्ट। ये आपको CGST के रिस्पेक्ट में बात करेगा। सिमिलर अमेंडमेंट SGST एक्ट में भी हुई होगी, तो सेम फैसिलिटी आपको SGST में भी आ जाएगी। एंड सेम प्रोविजन CGST एक्ट का बेटा IGST एक्ट में भी अप्लाई होता है, तो जो मैं यहां समझाऊंगा वो IGST के रिस्पेक्ट में भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो मैं आपको 49 सबसेक्शन 10 ऑफ CGST एक्ट बता रहा हूं, ये CGST के बारे में बात करेगा कि उन्होंने CGST को लेकर के क्या नए प्रोविजन इंट्रोड्यूस किए हैं। पर SGST के लिए भी SGST एक्ट में सिमिलर अमेंडमेंट हुई है, तो जो भी अमेंडमेंट आप यहां CGST के लिए समझोगे वो SGST के लिए भी आ गई है। और CGST एक्ट जो भी कहता है IGST एक्ट उसको बोरो करके सेम यूज करता है, तो जो भी आप यहां CGST के लिए समझोगे वो IGST एक्ट में IGST के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगी। तो मैं समझा भले ही CGST एक्ट रहा हूं, पर ये सभी टैक्सेस के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। अब उन्होंने 49 सबसेक्शन 10 में क्या कहा है समझिएगा। वो ये कहते हैं कि अगर आज की डेट में कोई रजिस्टर्ड पर्सन है और वो अपने CGST हेड में उसने कोई पैसा डिपॉजिट किया था, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है उसने CGST के हेड में चालान से कोई पैसा डिपॉजिट किया था,
अब चाहे उसने सीजीएसटी के किसी भी माइनर हेड में किया हो, मतलब उसने सीजीएसटी टैक्स के नाम से डिपॉजिट किया हो, इंटरेस्ट के नाम से डिपॉजिट किया हो, पेनल्टी के नाम से डिपॉजिट किया हो, फीस के नाम से डिपॉजिट किया हो या अदर अमाउंट के नाम से डिपॉजिट किया हो, अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने सीजीएसटी हेड में किसी भी माइनर हेड में पैसा डिपॉजिट किया है तो 4910 इंट्रोड्यूस किया गया है जो उस रजिस्टर्ड पर्सन को अलाउ कर रहा है कि वो इस डिपॉजिट को ट्रांसफर कर सकता है। कहां? टू एनी अदर मेजर हेड और माइनर हेड, टू एनी अदर मेजर हेड और माइनर हेड। मतलब मान लीजिए उसने सीजीएसटी हेड में चालान से टैक्स के नाम का 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया था, वो पड़ा हुआ है उसके ई कैश लेजर में सीजीएसटी टैक्स के नाम से। अगर कल इसे ज़रूरत पड़ती है कि नहीं मुझे इसे जो है कहीं और ट्रांसफ़र करना है, कहीं और ट्रांसफ़र करना है, लेट्स सपोज उसे एसजीएसटी में ट्रांसफ़र करना है, तो क्या वो एसजीएसटी मेजर हेड में इसे ट्रांसफ़र कर सकता है? यस, 4910 ने उसे अलाउ कर दिया है। अगर उसे एसजीएसटी में टैक्स में नहीं, एसजीएसटी में इंटरेस्ट में ट्रांसफ़र करना है तो क्या वो भी कर सकता है? यस, ध्यान रखिएगा वो किसी भी मेजर हेड और माइनर हेड में इसे ट्रांसफर कर सकता है। जहां आपको जरूरत होगी आप उस मेजर हेड और माइनर हेड में उसे ट्रांसफर कर पाएंगे और ट्रांसफर करके आप अकॉर्डिंगली इसे यूज कर पाएंगे। और ये ट्रांसफर कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं होगा। ये ट्रांसफर कैसे होगा? तो उन्होंने बेटा बड़ा सिंपल सा बोला है। ट्रांसफर के लिए उन्होंने रूल 87 में अमेंडमेंट करी और बोला जी मैनर ऑफ ट्रांसफर विल बी वेरी सिंपल। आप पोर्टल पर जाकर के एक ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे जीएसटी पीएमटी 09 और जिस हेड से सीजीएसटी हेड से जिस भी हेड में आपको ट्रांसफर करना होगा उस फॉर्म में लिख देना, ऑनलाइन सबमिट कर देना, इमीडिएटली साथ ही साथ ये पैसा जो होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा और फिर आप अपना रिक्विजिट पर्पस के लिए उसे यूज कर लेना। आर यू ओके विद दिस? अच्छा, अब मान लीजिए ये पर्सन सीजीएसटी के टैक्स हेड में 1 लाख रुपया था जिसको ये ट्रांसफर करना चाहता है। जरूरी नहीं है पूरा 1 लाख ही करे, अगर ये सिर्फ 20,000 करना चाहता है तो 20,000 भी कर सकता है। अब जीएसटी पीएमटी 09 इसने भरा और इसने बोला कि चलो मैं इसमें से 80,000 रुपीज जो है वो एसजीएसटी के मेजर हेड में और माइनर हेड टैक्स वाला उसमें ट्रांसफर करना चाहता हूं, तो वो कर सकता है। अब जब वो ये फॉर्म भरेगा और इस फॉर्म के बेसिस पर यहां से 1 लाख रुपया एसजीएसटी टैक्स हेड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा उस फॉर्म के बेस पर, तो वो ये कहते हैं अगर किसी व्यक्ति ने फॉर्म भर के 1 लाख में से 80,000 मान लीजिए कहीं ट्रांसफर कर दिए तो ये माना जाएगा कि वो 80,000 उसने रिफंड क्लेम किए हैं, वो 80,000 उसने रिफंड क्लेम किए हैं। सेक्शन 49 सबसेक्शन 10 ने ये लिखा जो भी वो अमाउंट ट्रांसफर करेगा इस तरीके से वो क्या माना जाएगा, जैसे उसने ट्रांसफर नहीं किया उसने रिफंड क्लेम किया है। सर लेकिन एक्चुअल में तो उसने रिफंड थोड़ी ना मांगा है, उसने तो दूसरे हेड में ट्रांसफर किया है। बेटा यही स्पेशल लैंग्वेज है, वो ये कहते हैं आप ट्रांसफर कर रहे हो लेकिन हम ये मानेंगे कि जैसे आपने रिफंड क्लेम किया हमने आपको रिफंड दे दिया और एक्चुअल में तो आपने दूसरे हेड में ट्रांसफर किया है तो उस हेड में आपने डिपॉजिट किया ऐसा माना जाएगा। आपने जिस हेड से ट्रांसफर किया क्या माना जाएगा, आपने रिफंड ले लिया है, सीजीएसटी का रिफंड ले लिया 80,000 का, और 80,000 जो एसजीएसटी में एक्चुअल में ट्रांसफर हुए हैं उधर वो डिपॉजिट आपने किए हैं ये माना जाएगा। आर यू ओके विद दिस? तो बेटा एक्चुअल में रिफंड क्लेम करना और फ्रेश डिपॉजिट करना वो रिक्वायरमेंट खत्म हो गई है। डीम्ड रिफंड दिया है और आपने डीम्ड डिपॉजिट किया है, वो रिक्वायरमेंट जो होगी वो क्रिएट कर दी गई है। तो 4910 अमाउंट जो आप इस फॉर्म के बेस पर ट्रांसफर करोगे, जैसे मेरे एग्जांपल में 80,000, तो क्या मान लिया जाएगा 80,000 आपको रिफंड दे दिया गया है। और क्योंकि ये माना गया है आपको रिफंड दे दिया गया है तो ऑब्वियसली हमें दूसरी साइड क्या मानना पड़ेगा कि जिस हेड में वो ट्रांसफर हुआ है वहां पर आपने डीम्ड डिपॉजिट किया है। अच्छा, अब रिवर्स वाली बात करो, रिवर्स वाली बात करो। अगर मान लीजिए एसजीएसटी में कुछ पैसा था टैक्स का और वो आपने सीजीएसटी में ट्रांसफर किया, तो फिर एसजीएसटी में पैसा आपने ट्रांसफर किया तो एसजीएसटी एक्ट का कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन क्या बोलेगा, जो एसजीएसटी एक्ट में आपने एसजीएसटी ट्रांसफर किया है वो बेसिकली डीम्ड रिफंड है आपको, और इधर सीजीएसटी एक्ट में आपने जो ये ट्रांसफर कर दिया है वो सीजीएसटी में क्या माना जाएगा, डीम्ड डिपॉजिट। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? सेक्शन 4910
ये CGST को लेकर के बात करेगा। 4910 बोलेगा 1 लाख में से 80,000 SGST में ट्रांसफर कर रहे हो, तो हम ये मानेंगे तुम CGST से 80,000 का रिफंड ले रहे हो, और वो 80,000 SGST में गए तो उधर से SGST एक्ट होगा, उसमें भी सेक्शन 49 होगा, उसका सबसेक्शन 11 ये कहेगा कि डीम्ड डिपॉजिट हुआ है। और अगर रिवर्स सिनेरियो होगा, SGST से ट्रांसफर करोगे तो SGST एक्ट का 4910 ये बोलेगा डीम्ड रिफंड, और CGST एक्ट का 4911 ये बोलेगा डीम्ड डिपॉजिट। इफ अमाउंट फ्रॉम सम अदर मेजर हेड और इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर हेड इज ट्रांसफर टू CGST हेड, then the amount shall be treated as deemed deposit 4911। तो सेक्शन 49 में क्या अमेंडमेंट हुई है? प्लीज, सेक्शन 49 ने सबसेक्शन 10 एंड 11 इंट्रोड्यूस किए हैं। 10 क्या बोलेगा? CGST से कहीं ट्रांसफर हो रहा है तो CGST का रिफंड आप ले रहे हो, ये मानेंगे। और अगर CGST में ट्रांसफर होकर के आ रहा है तो CGST में डीम्ड डिपॉजिट हो रहा है, ये माना जाएगा। और जो बात CGST को लेकर के सेक्शन 49, 10 और 11 बोल रहे हैं, वही बात SGST को लेकर के SGST एक्ट के 49, 10 एंड 11 बोलेंगे, और वही बात IGST को लेकर के IGST एक्ट के रेलेवेंट प्रोविजन जो बोरो करके चलते हैं वो बोलेंगे। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। तो एक बार के लिए हम देख लेते हैं जरा नेक्स्ट पेज पर सेक्शन 49 सबसेक्शन 10 की लीगल वर्डिंग्स जो कि रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुए हैं। नेक्स्ट पेज पर सेक्शन 49 सबसेक्शन 10 न्यूली इंट्रोड्यूस है, बेटा ध्यान से पढ़िएगा। अ रजिस्टर्ड पर्सन में ऑन द कॉमन पोर्टल ट्रांसफर, वो पोर्टल से ट्रांसफर करेगा, ध्यान रखिएगा, पोर्टल पर फॉर्म भर के ट्रांसफर होगा। अ रजिस्टर्ड पर्सन ऑन कॉमन पोर्टल ट्रांसफर करेगा एनी अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और एनी अदर अमाउंट, किसी भी हेड में पैसा पड़ा हुआ हो, किसी भी माइनर हेड में पैसा पड़ा हुआ हो, अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अंडर दिस एक्ट। अंडर दिस एक्ट का मतलब है बेटा CGST एक्ट। मैं आपको सेक्शन 49 पढ़ा रहा हूं, किसका? CGST एक्ट का। तो CGST एक्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है, कैश लेजर एक ही होता है बेटा, CGST एक्ट का भी वही होता है, SGST एक्ट का भी वही होता है। लेकिन जब मैं आपसे ये बोलूंगा CGST एक्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है, तो उससे मेरा मतलब क्या है? जिस कैश लेजर में CGST के हेड में आपने पैसा डाला है, भले ही वो इनमें से किसी भी माइनर हेड में पैसा डाला हो, तो CGST हेड में किसी भी माइनर हेड में जो आपने पैसा डाला है, आज की डेट में रजिस्टर्ड पर्सन उसको ट्रांसफर कर सकता है। कहाँ? टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। किसका? इंटीग्रेटेड टैक्स का, सेंट्रल टैक्स का, स्टेट टैक्स का, यूनियन टेरिटरी टैक्स का और सेस का। तो आपने CGST हेड में जो भी पैसा डिपॉजिट कर रखा है किसी भी माइनर हेड में, जरूरत पड़ने पर आप उसे आज की डेट में इंटीग्रेटेड टैक्स के लेजर में शिफ्ट कर सकते हैं, आप उसे स्टेट टैक्स के लेजर में शिफ्ट कर सकते हैं, आप उसे यूनियन टेरिटरी टैक्स वाले हेड में शिफ्ट कर सकते हैं, आप उसे सेस वाले हेड में भी जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंगली, अगर आपको विद इन CGST कभी टैक्स वाले हेड से इंटरेस्ट वाले हेड में शिफ्ट करना हो या इंटरेस्ट वाले हेड से पेनल्टी वाले हेड में शिफ्ट करना हो, तो वो भी आप कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है, ये ट्रांसफर होगा इन सच फॉर्म एंड मैनर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। ट्रांसफर आपको अलाउ कर दिया गया है, पर ट्रांसफर के लिए आपको क्या फॉर्म, क्या तरीका अपनाना पड़ेगा वो हम प्रेस्क्राइब करेंगे। और उसके लिए बेटा उन्होंने रूल 87 अमेंड किया है, उसमें सब रूल 13 इंट्रोड्यूस किया है, और सब रूल 13 ने सिंपली ये बोल दिया है कि ट्रांसफ़र करने के लिए आपको कॉमन पोर्टल पर एक ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, GST PMT 09। A registered person may on common portal transfer any amount to electronic cash ledger for IGST, central tax, state tax, union territory tax और सेस in form GST PMT 09। तो बेटा देखो, उन्होंने सिंपली आपको ये एक सिंपल सा फॉर्म प्रेस्क्राइब कर दिया है। आपको जब भी ट्रांसफर करना होगा तो इस फॉर्म को पोर्टल पर भर के ट्रांसफर करना है और इमीडिएट ट्रांसफर जो होगा वो कर दिया जाएगा। अच्छा, क्या सर कोई अदर कंडीशन और रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई है? तो प्रेजेंटली तो किसी तरीके की कोई कंडीशन और रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है। 87 ने सिर्फ
फॉर्म भरने को आपको कहा है, कोई अदर कंडीशन और रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है। मतलब उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि सिर्फ 50,000 ही ट्रांसफर कर पाओगे, 2 लाख ही कर पाओगे, नहीं, कितना भी अमाउंट किसी भी हेड में आपको ट्रांसफर करना हो वो आप कर पाएंगे। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना, आप अगर ट्रांसफर करना चाहते हो CGST टैक्स का पैसा, मान लो आप ट्रांसफर करना चाहते हो और आप IGST में भी करना चाहते हो और कहीं और भी करना चाहते हो, तो आपको फॉर्म हर ट्रांसफर के रिस्पेक्ट में जो होगा वो फिलअप करना पड़ेगा। अच्छा, और फिर देखिएगा 49 की लास्ट लाइन क्या कहती है, सच ट्रांसफर, अगर आपने CGST से कोई भी ट्रांसफर किया तो दैट शेल बी डीम्ड टू बी अ रिफंड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अंडर दिस एक्ट। तो अगर आपने CGST से लेट्स सपोज SGST में ट्रांसफर किया, फॉर्म भरा, तो हम क्या मानेंगे कि आपने रिफंड ले लिया है CGST से। अच्छा, और उधर से SGST में वो पहुंच गया, SGST एक्ट क्या बोलेगा, हम ये मानेंगे कि आपने SGST में डीम्ड डिपॉजिट कर दिया है। जहां से ट्रांसफर होगा वहां डीम्ड रिफंड माना जाएगा, और जहां वो ट्रांसफर हो गया वहां डीम्ड डिपॉजिट जो होगा वो माना जाएगा। वो बात उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्ट में लिखी हुई मिलेगी। समरी देख लीजिएगा मैंने क्या लिखा फटाफट से, इंटर ट्रांसफर इज नाउ अलाउड अमॉन्ग मेजर हेड एज वेल एज माइनर हेड। किसी भी मेजर हेड से किसी भी अदर मेजर हेड में, किसी भी माइनर हेड से किसी भी अदर माइनर हेड में आज की डेट में ट्रांसफर किया जा सकता है। आपको सिर्फ ये फॉर्म यूज करना है ट्रांसफर के पर्पस के लिए। और मैंने कुछ इलस्ट्रेशन लिखे, जरा फटाफट से पढ़ डालता हूं। मैंने लिखा जी, मान लीजिए टैक्स CGST में पड़ा हुआ है और हम उसे टैक्स IGST में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो बेटा हम CGST के हेड से IGST में जाना चाहते हैं। टैक्स में ट्रांसफर होगा, वट वी आर चेंजिंग इज मेजर हेड, हम माइनर हेड नहीं चेंज कर रहे। टैक्स में जाएगा लेकिन मेजर हेड वो चेंज हो रहा है, तो मेजर हेड टू मेजर हेड चेंज इज अलाउड। सेकेंड, अगर आप टैक्स CGST को ट्रांसफर करना चाहते हो इंटरेस्ट SGST में, तो ध्यान में रखिएगा अब यहां 2 चेंज हो रहे हैं। आप CGST से SGST में जा रहे हो, मेजर हेड चेंज कर रहे हो, साथ ही में टैक्स माइनर हेड से आप इंटरेस्ट के माइनर हेड में जा रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी अलाउड है। मेजर हेड टू मेजर प्लस माइनर हेड एडजस्टमेंट अलाउड है, आप फॉर्म में मेंशन कर देंगे अलाउड है। टैक्स CGST आप ट्रांसफर करना चाहते हो टू इंटरेस्ट CGST, तो हेड CGST ही है, मेजर हेड में चेंज नहीं है, बट माइनर हेड में चेंज है, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम फॉर्म के बेसिस पर हो जाएगा। मेजर हेड से आप माइनर हेड एडजस्टमेंट कर रहे हैं। इंटरेस्ट CGST आप ट्रांसफर करना चाहते हैं टू इंटरेस्ट IGST, तो बेटा यहां मेजर हेड चेंज हो रहा है, माइनर हेड तो वही है, इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, ठीक है जी, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी जो होगा आपको अलाउ कर दिया जाएगा। इंटरेस्ट CGST आप ट्रांसफर करना चाहते हैं टू टैक्स IGST, तो यहां बेटा मेजर हेड भी चेंज हो रहा है और साथ में माइनर हेड भी चेंज हो रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है, सभी तरीके की एडजस्टमेंट जो है वो अलाउ कर दी गई है। लास्ट वन, टैक्स CGST को आप ट्रांसफर करना चाहते हैं टू इंटरेस्ट CGST एंड आल्सो टू लेट फीस CGST। अच्छा, आप ध्यान दीजिएगा, अब आप एक हेड में पड़ा हुआ पैसा वो दो जगह ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको ये बात ध्यान में रखनी है, अगर आप 2 जगह ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको फॉर्म 2 बार जो होगा वो भरना पड़ेगा। आप जितना अमाउंट इंटरेस्ट वाले माइनर हेड में ट्रांसफर करना चाहते हैं उसका सेपरेट फॉर्म भरेंगे, और जितना अमाउंट आप लेट फीस में ट्रांसफर करना चाहते हैं उसका आपको सेपरेट फॉर्म जो होगा वो भरना पड़ेगा, GST PMT 09। आर यू ओके विद दिस? ठीक है, फिर उसके बाद बेटा 49 सबसेक्शन 11, इसने सिंपली ये बात लिखी, अगर आप CGST से ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये CGST में डीम्ड रिफंड होगा, दूसरी जगह डीम्ड डिपॉजिट होगा। ऐसे ही अगर आपने SGST से कुछ ट्रांसफर किया है तो वो SGST में डीम्ड रिफंड होगा, लेकिन CGST में वो क्या माना जाएगा, डीम्ड डिपॉजिट माना जाएगा। 49(11) CGST के एंगल से डीम्ड डिपॉजिट कहता है, वेयर एनी अमाउंट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अंडर दिस एक्ट, अगर कोई अमाउंट ट्रांसफर हुआ है टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अंडर CGST एक्ट, then the same shall be deemed to be deposited in the said ledger as provided in subsection 1। यहां से CGST से कहीं भेज रहे हो तो वो आपका डीम्ड रिफंड है, कहीं और से CGST में आ रहा है तो वो CGST में डीम्ड डिपॉजिट है। दैट्स क्वाइट एन ऑब्वियस थिंग, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आर यू ओके विद दिस? अच्छा, अब ये जो डीम्ड रिफंड और डीम्ड डिपॉजिट के कंसेप्ट है ये इन्होंने क्यों क्रिएट किए हैं बेटा, इसके पीछे बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। वो ये कहते हैं, मान लीजिए CGST से कोई पैसा SGST में डिपॉजिट हुआ, ट्रांसफ़र हुआ,
या SGST से कोई पैसा CGST में ट्रांसफर हुआ। तो एक बड़ा छोटा सा सिंपल सा कंसेप्ट समझिएगा। इनिशियली रजिस्टर्ड टैक्स पेयर ने CGST के हेड में पैसा डिपॉजिट किया था 1 लाख रुपए। तो बेटा जब उसने चालान से 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए होंगे और CGST कहते हुए डिपॉजिट किए होंगे, तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट सुनना बेटा, ये है हमारी कॉमन पोर्टल। अब आपको याद है कॉमन पोर्टल पर बैकएंड में हमारे पास सेंट्रल टैक्स अकाउंट एक अकाउंट मेंटेन किया जाता है, हमारे पास स्टेट टैक्स अकाउंट सभी स्टेट गवर्नमेंट के मेंटेन किए जाते हैं, और यूनियन टेरिटरी टैक्स अकाउंट ये सभी यूनियन टेरिटरी के मेंटेन किए जाते हैं, एंड इंटीग्रेटेड टैक्स अकाउंट ये हमारे पास जो है ये मेंटेन किया जाता है, और हमारे पास सेस का अकाउंट ये मेंटेन किया जाता है। अब इनिशियली अगर किसी टैक्स पेयर ने 1 लाख रुपए चालान से डिपॉजिट किए थे, तो उसके ई कैश लेजर में उसने वो जो 1 लाख रुपया चालान से डिपॉजिट किया था, वो चालान जब पोर्टल पर उसने सबमिट किया होगा तो पोर्टल ने वो 1 लाख रुपए कहाँ डाल दिए थे? सेंट्रल टैक्स अकाउंट में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को चले गए थे। अब व्यक्ति ने क्या किया, जरूरत पड़ने पर उस 1 लाख को ट्रांसफर कर दिया टू SGST। तो अब वो जो कहना चाह रहे हैं वो सिंपली ये कहना चाह रहे हैं जी भाई साहब आपको हम ये ट्रांसफर अलाउ कर रहे हैं, बट ट्रांसफर के लिए आप क्या भरना? GST PMT 09 करके फॉर्म भरना। आप उसमें बताना कि आप CGST से पैसा ट्रांसफर कर रहे हो SGST में, और जब ये GST PMT 09 पोर्टल पर जाएगा तो पोर्टल इस फॉर्म के बेसिस पर क्या करेगी? जो 1 लाख रुपए पहले सेंट्रल टैक्स अकाउंट में डाले थे वो आपके फॉर्म के बेस पर सेंट्रल टैक्स अकाउंट से माइनस कर दिए जाएंगे और वो स्टेट टैक्स अकाउंट में 1 लाख प्लस कर दिए जाएंगे। आपने चालान से डिपॉजिट किया था, वो पैसा तब कहां गया था? सेंट्रल टैक्स अकाउंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। आप ट्रांसफर के लिए GST PMT 09 जब पोर्टल पर सबमिट करेंगे तो इस फॉर्म के बेस पर हम क्या करेंगे? पोर्टल बैकएंड पर क्या करेगी? सेंट्रल टैक्स अकाउंट में 1 लाख रुपए माइनस करेगी और स्टेट टैक्स अकाउंट में जिस भी स्टेट गवर्नमेंट के आपने उसमें ट्रांसफर किया उसमें 1 लाख प्लस कर देगी। तो बेसिकली ये जो बैकएंड का काम होगा ना, ये बैकएंड में क्या हो रहा है? 1 लाख यहां से माइनस हो रही है, मतलब ये माना जा रहा है कि ये रिफंड कर दिए गए हैं पर्सन को, और ये 1 लाख जो स्टेट टैक्स अकाउंट में गए हैं ये माना जा रहा है कि इस पर्सन ने फ्रेश डिपॉजिट कर दिए हैं इन द स्टेट टैक्स अकाउंट। एक्चुअल में उस पर्सन ने नहीं किया, उसकी तो सरदर्दी हमने बचा ली, लेकिन हमने अपने रिकॉर्ड बैकएंड पर प्रॉपर मेंटेन करने के लिए आपके फॉर्म के बेसिस पर यह माना कि आपने CGST का रिफंड ले लिया, जिसके बेसिस पर ये 1 लाख यहाँ माइनस हो गया, और आपने SGST में फ्रेश डिपॉजिट कर दिया जिसके बेसिस पर ये स्टेट टैक्स अकाउंट में प्लस हो गया। कल अगर मान लीजिए फ्यूचर में आप SGST अकाउंट से मान लेते हैं 50,000 ट्रांसफर करते हैं टू SGST, तो अब इस ट्रांसफर के लिए आप अगेन GST PMT 09 फॉर्म भरेंगे, और जब ये फॉर्म पोर्टल पर आप भरेंगे तो पोर्टल आपके फॉर्म के बेस पर 50,000 रुपए स्टेट टैक्स अकाउंट से माइनस कर देगी और सेंट्रल टैक्स अकाउंट में जो होगा वो प्लस कर देगी। और अब क्या माना जाएगा कि स्टेट टैक्स अकाउंट से 50,000 रिफंड कर दिए गए हैं आपको, और आपने सेंट्रल टैक्स अकाउंट में 50,000 फ्रेश जो हैं वो डिपॉजिट कर दिए हैं। आई होप द पॉइंट इज वेरी क्लियरली अंडरस्टूड बाय यू पीपल। और बेटा ये जो बैकएंड की एडजस्टमेंट है, बैकएंड की एडजस्टमेंट जो पोर्टल आपके PMT 09 फॉर्म के बेसिस पर करेगी, ये पोर्टल बैकएंड की एडजस्टमेंट करेगी ताकि गवर्नमेंट के अकाउंट में प्रॉपर लेखा जोखा जो है वो मेंटेन्ड रहे। आप कुछ नहीं कर रहे, आप प्लेन फॉर्म के बेसिस पर ट्रांसफर कर रहे हैं, पर बैकएंड पर आपके इस रेवेन्यू का प्रॉपर अकाउंट फॉर उनके अकाउंट में रहे, तो इसलिए वो फॉर्म भरवाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये डीम्ड रिफंड और डीम्ड डिपॉजिट की बात की जा रही है। और मैं आपको बताता हूं, उन्होंने आपके फॉर्म पे बेसिस पर बैकएंड में ये काम होगा, इस काम के लिए भी उन्होंने जो है 2 नए सेक्शन जो है वो इंट्रोड्यूस किए हैं। एक उन्होंने CGST एक्ट में इंट्रोड्यूस किया है एंड दूसरा उन्होंने IGST एक्ट में इंट्रोड्यूस किया है। ध्यान दीजिएगा, बैकएंड पर ये जो भी ट्रांसफर होगा
जब भी टैक्स पेयर अपने ट्रांसफर करेगा पीएमटी 09 के बेस पर, तो बैकएंड में ये ट्रांसफर होगा, उसके लिए उन्होंने कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन जो है वो इंट्रोड्यूस किए हैं। आल्दो बैकएंड का ट्रांसफर जो है वो टैक्स पेयर के लिए रेलेवेंट नहीं है, बट डेफिनेटली गवर्नमेंट्स के लिए वो रेलेवेंट है, तो उन्होंने वो प्रोविजन इंट्रोड्यूस किए हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 13, तो मैंने लिखा वो बैकएंड के ट्रांसफर के लिए भी कॉरेस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट की गई है। बाकी ये आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर रीडिंग। दोज पीपल हु आर इंटरेस्टेड वो इसको देखेंगे, अदरवाइज आप इसे एग्जाम के लिए स्ट्रेट अवे स्किप कर सकते हैं। मैंने क्या लिखा, ऑटो एडजस्टमेंट टू बी मेड बाय कॉमन पोर्टल टू अकाउंट फॉर सच ट्रांसफर इन गवर्नमेंट अकाउंट। टैक्स पेयर कोई भी ट्रांसफर करवाएगा तो उसका तो ट्रांसफर इमीडिएट कर देंगे, लेकिन बैकएंड पर गवर्नमेंट के अकाउंट में भी एडजस्टमेंट होगी, और उसके लिए सेक्शन 53 ऑफ CGST एक्ट हैज बीन इंसर्टेड एंड सिमिलरली SGST एक्ट में भी आया होगा, एंड IGST एक्ट में सेक्शन 17A हैज बीन इंसर्टेड। ये क्या कहते हैं, ये मैं समरी टेबल से पढ़ा रहा हूँ, नॉट रेलेवेंट फॉर द एग्जामिनेशन, बट एक बार देख लेते हैं। सेक्शन 53A ऑफ CGST एक्ट ये कहता है कि अगर टैक्स CGST मान लीजिए ट्रांसफर किया जाता है टू टैक्स SGST, मैंने यहाँ टैक्स लिखा है, बाकी इट में भी एनी अमाउंट, तो अगर कोई भी अमाउंट CGST से SGST में ट्रांसफर किया जाता है तो फिर पोर्टल क्या करेगी, उस फॉर्म के बेस पर ट्रांसफर कर देगी द अमाउंट फ्रॉम सेंट्रल टैक्स अकाउंट टू द स्टेट टैक्स अकाउंट। आई हैव एक्सप्लेन टू यू। ऐसे ही अगर CGST हेड से कोई अमाउंट UTGST हेड में ट्रांसफर किया जाता है, PMT 09 भरा जाएगा और उसके बेस पर पोर्टल जो होगी वो सेंट्रल टैक्स अकाउंट से वो अमाउंट ट्रांसफर कर देगी टू द यूनियन टेरिटरी टैक्स अमाउंट। एंड सेम प्रोविजन उन्होंने IGST के लिए भी लिखे। उन्होंने बोला जी अगर IGST से कोई अमाउंट SGST में ट्रांसफर किया जाएगा तो पैसा इंटीग्रेटेड टैक्स अकाउंट से स्टेट टैक्स अकाउंट में जो होगा वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और अगर कभी IGST से कोई अमाउंट UTGST में ट्रांसफर किया गया तो अगेन इंटीग्रेटेड टैक्स अकाउंट से वो पैसा माइनस करके जो होगा वो यूनियन टेरिटरी टैक्स अकाउंट में जो होगा वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। प्लीज ध्यान में रखिएगा, दीज आर ऑल द बैकएंड एडजस्टमेंट जो कि गवर्नमेंट के बैकएंड के अकाउंट में रेवेन्यू को प्रॉपर अकाउंट फॉर करने के लिए किया गया है। टैक्स पेयर का इस से कोई लेना देना नहीं है। टैक्स पेयर को सिर्फ अपने से मतलब है, और उसको क्या करना है, ट्रांसफर के लिए PMT 09 भरना है और ट्रांसफर करा लेना है। डीम्ड रिफंड, डीम्ड डिपॉजिट, वो सब उन्होंने बेसिकली जो है वो बैकएंड के जो ट्रांसफर मटेरियलाइज करने हैं उसके पर्पस के लिए उन्होंने क्रिएट किए हैं। आई होप द पॉइंट इज वेल अंडरस्टूड बाय यू पीपल। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, पक्का आपके पास एग्जाम में पूछी जा सकती है। थैंक यू। चलिए बेटा जी, नेक्स्ट अमेंडमेंट देखते हैं पेज नंबर 14 पर। जीएसटी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे, जो कि काफी डिस्प्यूटेड पॉइंट भी रहा, और ये इशू बेसिकली सिंपल वर्ड्स में अगर बोलूं तो ये था कि अगर कोई व्यक्ति जो कि जीएसटी में नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन है, लेट्स सपोज, वो अगर कभी बिलेटेड टैक्स पेमेंट करता है तो फिर उसको जो बिलेटेड टैक्स पेमेंट करने पर इंटरेस्ट देना होगा। आप जानते हैं, आप बिलेटेड टैक्स पेमेंट करोगे तो सेक्शन 50 में आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। जितने भी पीरियड के लिए आपने डिले करी है, आपको उस पीरियड ऑफ डिले का जो होगा वो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। पर इशू इन डिस्प्यूट वो ये चल रहा था कि जो आप इंटरेस्ट देंगे वो आपकी जो ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी होगी उस रिटर्न में उस पर देंगे, या फिर आपकी जो नेट टैक्स लायबिलिटी होगी उस पर देंगे। ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी से हमारा मतलब आपकी उस रिटर्न में जो भी ग्रॉस जीएसटी पेबल था आप उस पर इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे, या आप ग्रॉस जीएसटी पेबल में से आपका जो आईटीसी बनता था उसको सेट ऑफ करने के बाद जो आपको कैश कंपोनेंट पे करना था आप उसके ऊपर अपनी नेट टैक्स लायबिलिटी के ऊपर जो होगा वो आप इंटरेस्ट पे करेंगे। देखिएगा, आपने बिलेटेड टैक्स पेमेंट करी है तो इंटरेस्ट हैज टू बी पेड एज पर सेक्शन 50, पर पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट वाज ऑन व्हाट अमाउंट इंटरेस्ट विल बी पेबल। आपने जो कैश बिलेटेड दिया, कैश कंपोनेंट, नेट टैक्स लायबिलिटी, आपको उस पर इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट करके देना है, या फिर आपकी जो टोटल जीएसटी लायबिलिटी थी उस रिटर्न में आपको उसके ऊपर जो है वो इंटरेस्ट देना है। विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशन आई विल एक्सप्लेन दिस। बेटा मान लीजिए देयर इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, इज अ नॉर्मल टैक्स पेयर, और हम बात कर रहे हैं लेट्स सपोज उसके जनवरी महीने के टैक्स पीरियड की हम उससे बात कर रहे हैं।
अब जनवरी महीने के लिए उसे जो अपनी रिटर्न फाइल करनी है एज पर सेक्शन 39 वो 20 फरवरी तक अपना रिटर्न फाइल करनी है। और आप सबको ये भी पता है टैक्स कब तक देना है, तो जीएसटी में टैक्स पेमेंट के लिए कोई अलग से डेट स्पेसिफाई नहीं होती। जो आपकी रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है वही आपकी टैक्स पेमेंट की ड्यू डेट होती है। सेक्शन 39 सबसेक्शन 7 ने ये लिखा हुआ है। तो मैंने लिखा जी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी एज पर 39(7) वो क्या है 20 फरवरी, बेसिकली द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न। आपकी रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट होती है वो आपकी टैक्स पेमेंट करने की ड्यू डेट होती है। अगर आप कभी किसी वजह से रिटर्न लेट फाइल करते हैं, मीनिंग देयर बाय आप अपना टैक्स पेमेंट भी लेट मटेरियलाइज कर रहे हैं, तो फिर आपको अकॉर्डिंगली जो होगा वो इंटरेस्ट जो होगा वो एप्लीकेबल हो जाएगा। अच्छा, आप अपनी टैक्स लायबिलिटी पे कैसे करते हैं, तो आप सबको पता है टैक्स लायबिलिटी दो तरीके से पे होती है। आप अपने ई कैश लेजर और ई क्रेडिट लेजर को यूज करके अपनी टैक्स लायबिलिटी पे करते हैं, और आपने कितना क्रेडिट सेट ऑफ किया, कितना आपने कैश से पे किया, वो सारी डिटेल्स आप अपनी रिटर्न्स में जो है वो देते हैं। अच्छा, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटिस इज कि बेटा आपकी रिटर्न जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है जीएसटी में। आपकी रिटर्न जब तक कॉमन पोर्टल पर नहीं जाएगी, कॉमन पोर्टल पर ये इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी कि आपकी लायबिलिटी कितनी है, आपका क्रेडिट कितना है और आप कितना कैश सेट ऑफ जो है वो करा रहे हैं। प्लीज ध्यान में रखिएगा, आप जब भी रिटर्न फर्निश करते हैं तो रिटर्न के थ्रू आप बताते हैं कि आपकी लायबिलिटी कितनी है। रिटर्न्स के थ्रू आप अपने क्रेडिट क्लेम करते हैं। क्रेडिट आप बुक्स में लिख लेते हो, बुक्स में लिख लेने से आपका क्रेडिट नहीं हो जाता, आपको रिटर्न्स में बताना पड़ता है, और रिटर्न्स में जब आप बताते हो तो आपके ई क्रेडिट लेजर में वो अपडेट होता है। ऐसे ही आपने कैश डिपॉजिट किया, तो डिपॉजिट किया चालान से, वो ई कैश लेजर में चला गया, लेकिन आपने उसे ऑफसेट कैसे किया वो आपको रिटर्न में बताना होता है। रिटर्न जाएगी तो फिर वो ऑफसेट जो है वो आपके ई कैश लेजर में पोस्ट किया जाएगा। प्लीज ध्यान में रखिएगा, अनलेस यू फर्निश द रिटर्न, आपकी टैक्स पेमेंट की डिटेल पोर्टल को नहीं पता चलती है, तो रिटर्न फर्निशिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनलेस यू फर्निश द रिटर्न, पेमेंट इज नॉट टेकिंग प्लेस। मैंने लिखा स्पेसिफिकली, अनलेस रिटर्न इज फर्निश गिविंग डिटेल्स ऑफ द पेमेंट, पेमेंट डज नॉट टेक प्लेस। आप 10 लाख की लायबिलिटी है आपकी, 7 लाख रुपए का आपका क्रेडिट है, 3 लाख रुपए आपको कैश पे करना है। आप बेटा आप ये सोच के बैठ जाओ कि भाई साहब 3 लाख का कैश देना है, दे दूंगा, 7 लाख क्या आपने बैठे बैठाए पे कर दिए? आंसर इज नो। रिटर्न सबमिट करोगे तो आपकी पेमेंट जो होगी वो मटेरियलाइज होगी। अब हम सिचुएशन क्या ले रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। 2 केसेस का हम आपके साथ एनालिसिस कर रहे हैं कि केस नंबर 1, पर्सन जनवरी के टैक्स पीरियड की मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, और जो पर्सन था उसने क्या किया, टैक्स पेमेंट और रिटर्न फाइलिंग वो अपना 18 फरवरी को जो है वो कंप्लीट कर दी, और उसका ग्रोस टैक्स था 10 लाख का और आईटीसी था 7 लाख का। तो इस पर्सन ने क्या किया होगा बेटा, जो सेल्स करी, मान लीजिए 10 लाख की टैक्स लायबिलिटी बनी, और जो परचेज करी आईटीसी 7 लाख का बना, और उसने ये सब डिटेल्स अपनी रिटर्न्स में बताई, जी मेरा इतना ग्रोस टैक्स है और मेरा इतना आईटीसी है, और डिफरेंस 3 लाख रुपए का इसने जो था वो कैश लेजर के थ्रू जो था वो पे कर दिया, और अपनी रिटर्न्स में ये सारी डिटेल उसने सबमिट कर दी। क्या इसने रिटर्न टाइमली फाइल कर दी है? यस। और क्योंकि इसकी रिटर्न टाइमली फाइल्ड है तो पोर्टल पर इसके सभी लेजर टाइमली अपडेट हो गए, और पोर्टल बोलेगी जी हाँ इस कंसर्न पर्सन ने अपनी टाइमली पेमेंट कर दी है, कोई इंटरेस्ट का क्वेश्चन नहीं आता है। सिंपल सी बात है। रिटर्न फर्निश ऑन और बिफोर ड्यू डेट है विद द प्रॉपर टैक्स पेमेंट डिटेल्स, तो टैक्स पेमेंट इज टाइमली पेमेंट, नो इंटरेस्ट लायबिलिटी। बट चेंज करते हैं सिनेरियो। अगर सिनेरियो ये हो कि इसने पेमेंट और फाइलिंग वो 30 मई को करी, ड्यू डेट क्या थी 20 फरवरी, 20 फरवरी ड्यू डेट तक इसने ना तो कोई टैक्स पे किया ना ही कोई रिटर्न फर्निश करी। इसने क्या किया, अपनी पेमेंट एंड रिटर्न वो इकट्ठा 30 मई को जो है वो अपना फाइल करी। तो अब बेटा इन दिस सिनेरियो इसका आउटपुट टैक्स 10 लाख था, आईटीसी कितना था 7 लाख, तो इसे कितनी लायबिलिटी कैश से देनी थी 3 लाख। ये है इसकी नेट टैक्स लायबिलिटी, ये क्या है इसकी नेट टैक्स लायबिलिटी जो इसे पे करनी थी, लेकिन इसने नहीं करी। इसने ये जो भी 3 लाख पे करने थे ये 3 लाख
एंड कॉरेस्पॉन्डिंग रिटर्न जो फर्निश करनी थी वो 30 मई को फर्निश करी। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ, इसकी रिटर्न बिलेटेड सबमिट हुई है विद द टैक्स पेमेंट, तो क्या इस पर इंटरेस्ट बनेगा? हाँ जी बिल्कुल, इंटरेस्ट तो इसका बनेगा। कितने पीरियड का बनेगा? 20 तारीख रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट थी और यही टैक्स पेमेंट की ड्यू डेट थी, आपने नहीं करी तो 21 फरवरी से आपका इंटरेस्ट का मीटर चालू हो जाएगा और 21 फरवरी से आपको किस दिन पेमेंट करिए? 30 मई। तो ये जो भी दिन बनेंगे 21 फरवरी से 30 मई तक के, आपको इस पीरियड के लिए 18% पर एनम का जो होगा वो इंटरेस्ट जो होगा वो पे करना पड़ेगा ना। वो क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ये है इंटरेस्ट जो इसे पे करना होगा वो इंटरेस्ट इसको 10 लाख की जो ग्रॉस लायबिलिटी थी उस पर पे करना होगा या 3 लाख रुपए जो इसकी नेट कैश में इसे गवर्नमेंट को देना था उस पर जो होगा वो पे करना पड़ेगा। एंड डियर फ्रेंड्स लिसन वेरी केयरफुली, लिसन वेरी केयरफुली। ये टैक्स पेयर, आपको मैं बताऊं ये टैक्स पेयर अपनी किस अंडरस्टैंडिंग के साथ बैठा होगा। इसने जब अपने जनवरी महीने को देखा होगा तो इसने सिंपली क्या देखा होगा कि 10 लाख का टैक्स देना है, 7 लाख का आईटीसी है, मतलब 3 लाख कैश देना है। ठीक है, तो ये क्या समझता होगा, मुझे 3 लाख गवर्नमेंट को कैश देना है जो मैं ड्यू डेट पर नहीं दे रहा, मैं 30 मई को दे रहा हूं। तो ये बेटा अपना इस 3 लाख रुपए के ऊपर अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट करता होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं ऑफिसर्स जीएसटी डिपार्टमेंट का क्या स्टैंड था, वो ये कहते हैं कि भाई साहब आपकी रिटर्न जनवरी की जो है वो हमारे पास 30 मई में आई है, तो आपने जो पेमेंट हमें किया है 10 लाख का वो आपने हमें 30 मई को किया है। 30 मई से पहले तो आपकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन आया ही नहीं, आपका कम्युनिकेशन 30 मई को आया है। तो यू आर मटेरियलाइजिंग यूर पेमेंट, यू आर मटेरियलाइजिंग यूर पेमेंट ऑन 30th मई, और आपने क्योंकि 30th मई को टैक्स पेमेंट किया है पूरे 10 लाख का, पूरे 10 लाख का। सर लेकिन 7 लाख का तो क्रेडिट था, वो कहते हैं कि 7 लाख का क्रेडिट होगा, लेकिन ये क्रेडिट क्या आपके लेजर में गया? नहीं गया ही नहीं। आप रिटर्न भरते टाइमली तो ये 7 लाख आपके लेजर में पोस्ट हो जाता, तब अलग बात होती, बट आपने तो रिटर्न भरी नहीं, और जब तक आपने रिटर्न नहीं भरी तब तक ये 7 लाख आपके क्रेडिट लेजर में भी नहीं गया। सो आप 30 मई को जब रिटर्न भरते हो तो 30 मई को 10 लाख की लायबिलिटी जाती है, 30 मई को 7 लाख का क्रेडिट पहुंचता है एंड 30 मई को 3 लाख रुपए पहुंचते हैं, सब कुछ 30 मई को पहुंचता है। तो आपने 10 लाख की टोटल लायबिलिटी डिस्चार्ज करी है, लेकिन वो 30 मई को करी है। तो अकॉर्डिंगली हम आपसे जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे हम आपसे पूरे 10 लाख के ऊपर जो होगा वो चार्ज करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, डिपार्टमेंट के हिसाब से द एंटायर टैक्स लायबिलिटी ऑफ 10 lakhs हैज बीन डिस्चार्ज ऑन 30th मई, तो अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट ऑन 10 lakh रुपीज शैल बी पेबल। ऑन द अदर एंड असेसी के हिसाब से आईटीसी जो उनका था वो आईटीसी तो गवर्नमेंट को पहले ही मिला हुआ था। असेसी के हिसाब से 3 लाख रुपए जो फ्रेश गवर्नमेंट को देने थे सिर्फ वो बिलेटेड दिए हैं, तो असेसी के हिसाब से 3 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट जो था वो पे होना चाहिए। एंड दिस वाज अ डिस्प्यूट, डिपार्टमेंट ग्रॉस टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट मांगता था बिकॉज उसके हिसाब से एंटायर 10 lakh हैज बीन पेड बिलेटेडली ऑन 30th मई, जबकि असेसी का कहना होता था ओनली कैश लायबिलिटी, कैश कंपोनेंट जो है उस पर इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जाना चाहिए। एंड माय डियर फ्रेंड्स लेट मी टेल यू, अगर टेक्निकली बात करोगे तो टेक्निकली डिपार्टमेंट इज राइट, टेक्निकली डिपार्टमेंट इज राइट बिकॉज एंटायर 10 lakhs लायबिलिटी हैज बीन डिस्चार्ज बिलेटेडली ऑन 30th मई, तो टेक्निकली डिपार्टमेंट इज राइट। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैं आपको ये भी बोल देना चाहता हूं टेक्निकली डिपार्टमेंट इज राइट, लेकिन बेटा मुद्दा ये था, असेसी ये कहते थे आप हमें बिना पूरा टैक्स पे किए हुए रिटर्न फाइल करने दो, आप हमें बिना पूरा टैक्स पे किए हुए रिटर्न फाइल करने दो। सुनिए जी, जो रजिस्टर्ड पर्सन था वो ये कहते थे भाई हमारे पास कैश नहीं था, इस वजह से हमने रिटर्न सबमिट नहीं करी ड्यू डेट पर, क्योंकि आपकी पोर्टल ये कहती है एक रिटर्न तभी फाइल हो सकती है जब पूरा टैक्स पेड हो। अगर आपकी पोर्टल हमें
बिना पूरा टैक्स पे किए हुए रिटर्न फाइल करना अलाउ करती तो हम ये काम करते। जनवरी के महीने की रिटर्न की ड्यू डेट 20 फरवरी थी। हम 20 फरवरी को अगर आपके पोर्टल अलाउ करती तो हम अपनी GSTR 3B फाइल कर देते और उसमें हम ये दिखा दें हमारी लायबिलिटी है 10 लाख रुपए की, हमारे क्रेडिट है 7 लाख के, 3 लाख रुपए की लायबिलिटी हमें और देनी है पर उसका हमारे पास पैसा नहीं है तो वो हम बाद में दे देंगे। हम अपने रिटर्न 20 को फाइल कर देते शोइंग अनपेड लायबिलिटी ऑफ 3 lakhs ओनली। और अगर हम रिटर्न 20 को फाइल कर देते तो 10 लाख मेरे ई लायबिलिटी लेजर में चला जाता, 7 लाख मेरे ई क्रेडिट लेजर में चला जाता और क्रॉस पोस्ट हो जाता। मेरा ई लायबिलिटी लेजर सिर्फ 3 लाख रुपए की आउटस्टैंडिंग टैक्स लायबिलिटी शो करता जिसको मैं 30 मई को पे करता तो मैं 3 लाख रुपए के ऊपर ही तो इंटरेस्ट पे करता। ये तो आपकी पोर्टल ने हमें 20 फरवरी को रिटर्न फाइल करने ही नहीं दी विद द अनपेड टैक्स लायबिलिटी। और असेसी का ये कहना होता था कि अगर जीएसटी लॉ को आप पढ़ते हैं तो जीएसटी लॉ वो कहीं मना नहीं करता, वो इनफैक्ट अलाउ करता है कि एक पर्सन विद अनपेड टैक्स लायबिलिटी भी अपनी रिटर्न जो है वो फाइल कर सकता है। जीएसटी लॉ में सेक्शन 75 सबसेक्शन 12 में ऐसा लिखा हुआ था कि एक व्यक्ति अपनी रिटर्न में जो सेल्फ असेस टैक्स है अगर वो पूरा नहीं भर सकता तो वो पार्ट पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस टैक्स के साथ भी रिटर्न भर सकता है और जितना वो नहीं भरेगा वो बाद में उससे डायरेक्टली रिकवर किया जा सकता है। उन्होंने बोला लॉ तो अलाउ करता है कि मैं पार्ट पेमेंट के साथ भी रिटर्न भर दूं बट आपकी पोर्टल अलाउ नहीं करती। अब आपकी पोर्टल लॉ के अगेंस्ट काम करती है, हमें रिटर्न भरने नहीं देती और रिटर्न हम जब फाइनली 30 मई को भरते हैं सारा कैश अरेंज करके तब आप कहते हो कि हम आपसे इंटरेस्ट 10 लाख के ऊपर चार्ज करेंगे क्योंकि आपकी रिटर्न 30 को आई है तो सारे लेजर्स में पेमेंट रिकॉर्ड 30 को ही है तो आपको इंटरेस्ट 10 लाख रुपए के ऊपर देना पड़ेगा। तो आपने तो हमें दोनों तरीके से फंसा लिया। रिटर्न फाइल करने नहीं देते ड्यू डेट पर, लेट करते हैं तो टैक्स पर इंटरेस्ट ग्रॉस टैक्स पर मांग लेते हो। ये तो हर तरीके से तो है जाती है। और बेटा टैक्स पेयर इस प्रोविजन से काफ़ी नाराज थे, उन्होंने बार बार इसके ऊपर रिक्वेस्ट दी कि गवर्नमेंट को जो है वो ऐसा नहीं करना चाहिए कि लॉ के अगेंस्ट पोर्टल बना रखी है और उसमें भी जो नुकसान हो रहा है वो टैक्स पेयर का ही हो रहा है कि अब ग्रॉस के ऊपर टैक्स दो। तो बेटा इस रिक्वेस्ट को काफ़ी लंबे समय से गवर्नमेंट से किया जा रहा था और गवर्नमेंट ने बेटा अकॉर्डिंगली जो है सेक्शन 50 जो कि इंटरेस्ट की बात करता था उसमें अमेंडमेंट करी। सेक्शन 50 को अमेंड किया गया बाय फाइनेंस एक्ट 2019। उसमें एक प्रोविजो इंसर्ट किया गया और उस प्रोविजो में यह कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति अपनी रिटर्न बिलेटेड फाइल करता है रिजल्टिंग इनटू बिलेटेड पेमेंट तो उससे जो इंटरेस्ट लिया जाएगा वो इंटरेस्ट ग्रोस टैक्स लायबिलिटी पर ना लेकर के नेट टैक्स लायबिलिटी पर जो होगा वो लिया जाएगा। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं सेक्शन 50 में बेटा ये प्रोविजो इंसर्ट किया गया है। द इंटरेस्ट ऑन टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज मेड ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड and declared in the return for the said period furnished after the due date in accordance with the provision of section 39। हाँ जी, हम किसकी बात कर रहे हैं? टैक्स पेबल की। आपने कोई सप्लाई करी ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड, आपने उसको अपनी रिटर्न में डिक्लेयर किया पर वो रिटर्न आपने टाइमली नहीं फाइल करी, बिलेटेड फाइल करी। आपने सप्लाई करी एक टैक्स पीरियड में, आपने उसे अपनी रिटर्न में डिक्लेयर किया लेकिन वो रिटर्न बिलेटेडली फाइल है। तो बिलेटेडली फाइल का मतलब क्या हो गया? आपने टैक्स बिलेटेड पे किया है। अब बात आ रही है इंटरेस्ट की, तो वो क्या कह रहे हैं? इंटरेस्ट जो इस केस में लिया जाएगा, ये रेड वर्ड्स अभी छोड़ दीजिएगा, इंटरेस्ट जो लिया जाएगा दैट शैल बी लेविड ऑन दैट पोर्शन ऑफ द टैक्स दैट इज पेड बाय डेबिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो इस प्रोविजो में उन्होंने क्या कह दिया? इंटरेस्ट अब जो चार्ज किया जाएगा अगर आपकी रिटर्न बिलेटेड गई है तो इंटरेस्ट जो होगा वो ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पर नहीं चार्ज किया जाएगा, सिर्फ टैक्स के उतने पोर्शन पर चार्ज किया जाएगा जो आपने ई कैश लेजर से पे किया है। मतलब नेट टैक्स लायबिलिटी आपकी जो थी उस पर इंटरेस्ट जो होगा वो चार्ज किया जाएगा। आर यू ओके विद दिस? तो जो टैक्स पेयर की रिक्वेस्ट थी कि आप हमें पार्ट पेमेंट वाली इंटरेस्ट सबमिट नहीं करने दे रहे, हम पैसा अरेंज करके
जब बिलेटेड रिटर्न फाइनली सबमिट करते हैं तो आप हमसे ग्रोस पर इंटरेस्ट मांग लेते हैं, जो कि गलत कर रहे हो, तो उसको फाइनली टेक केयर कर लिया गया है। सेक्शन 50 का ये प्रोविजो फाइनेंस एक्ट 2019 से इंट्रोड्यूस किया गया है, जो स्पेसिफिकली कह रहा है कि रिटर्न अगर बिलेटेड फाइल होगी तो इंटरेस्ट ग्रोस टैक्स लायबिलिटी पर ना लेकर के नेट टैक्स लायबिलिटी पर ही आपसे जो होगा वो लिया जाएगा। आर यू ओके विद दिस? अच्छा, लेकिन ये प्रोविजो कहता है ये जो बेनिफिट होगा ये एक केस में अप्लाई नहीं होगा। ये बेनिफिट जो होगा ये एक केस में अप्लाई नहीं होगा, जहां रिटर्न फर्निश हुई बिलेटेड, लेकिन वो कब फर्निश हुई? जब आपके अगेंस्ट सेक्शन 73 या 74 में ऑफिसर ने कोई प्रोसीडिंग कर दी थी। अगर ऑफिसर ने 73, 74 में कोई प्रोसीडिंग करी और उसके बाद आपने रिटर्न बिलेटेड सबमिट करी, तो उन रिटर्न्स के रिस्पेक्ट में आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। उन रिटर्न्स के केस में आपको ग्रोस पर ही इंटरेस्ट लगाया जाएगा। लेकिन अगर 73, 74 की प्रोसीडिंग्स इन्वॉल्व नहीं है, एक नॉर्मल टैक्स पेयर ने इन द नॉर्मल कोर्स अपने किसी टैक्स पीरियड की रिटर्न बिलेटेड सबमिट करी, तो फिर उसको एज पर दिस प्रोविजो ग्रोस टैक्स लायबिलिटी पर इंटरेस्ट नहीं मांगा जाएगा, उससे नेट टैक्स लायबिलिटी पर इंटरेस्ट जो होगा वो मांगा जाएगा। और देखिएगा, मैंने उस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या लिखा कि अब ये जो हमारा सिनेरियो था केस 2, जिसमें पर्सन ने बिलेटेड रिटर्न सबमिट करी, जनवरी की रिटर्न उसने 30 मई को दी। अगर प्रायर टू फाइनेंस एक्ट 2019 की मैं बात करूंगा तो उसको इंटरेस्ट 10 लाख रुपए पर बनता है। लेकिन अगर मैं फाइनेंस एक्ट 2019 की अमेंडमेंट के हिसाब से उसकी सिचुएशन को पढ़ूं तो उसका इंटरेस्ट जो है वो 3 लाख, जो उसकी नेट टैक्स लायबिलिटी है, जो उसने कैश लेट गवर्नमेंट को दिया है, उस पर बनता है। आर यू ओके विद दिस? अच्छा, नाउ दिस इज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट थिंग, बट माय डियर फ्रेंड लेट मी टेल यू कि फाइनेंस एक्ट 2019 ने सेक्शन 50 में ये जो प्रोविजो इंट्रोड्यूस किया, टैक्स पेयर की बात को समझते हुए, अपनी गलती को ठीक करते हुए, उन्होंने इस प्रोविजो को टिल डेट इफेक्टिव नहीं किया। उन्होंने इस प्रोविजो को टिल डेट इफेक्टिव नहीं किया है। मैंने आपको बोला था फाइनेंस एक्ट 2019 की अमेंडमेंट्स वैसे तो 1 जनवरी 2020 से इफेक्टिव हो गई हैं, लेकिन कुछ अमेंडमेंट नहीं हुई है, उसमें ये वाली अमेंडमेंट भी है। तो क्योंकि ये अमेंडमेंट इफेक्टिव नहीं हुई है तो एग्जामिनर इस पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, एग्जामिनर इस पर क्वेश्चन पूछेगा नहीं, पर ये आपकी नॉलेज के लिए बहुत जरूरी थी तो मैंने आपको कराई है। अमेंडमेंट बाय फाइनेंस एक्ट 2019 नॉट येट मेड इफेक्टिव। सर पे करा क्यों रही हो? बेटा इसलिए करा रहा हूँ, प्रैक्टिकली बड़ी यूज़ की है। और एक बात मैं आपको और बताता हूँ बेटा, जब इन्होंने इफेक्टिव नहीं कराया ना इसे, तो टैक्स पेयर बोलते रहे जी जो हमारे फायदे की अमेंडमेंट थी वो तो आपने इफेक्टिव कराई नहीं, इसमें क्या दिक्कत है, इसको आप क्यों इफेक्टिव नहीं करा रही हो? इसको तो इफेक्टिव कराओ और इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जो है रेदर आप इफेक्टिव कराओ। अब बेटा उन्होंने बोला जी हमने ये अमेंडमेंट अभी इसलिए इफेक्टिव नहीं कराई है बिकॉज लोग इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से चाहते हैं और हम इस बात को इवेल्युएट कर रहे हैं कि हमें इसे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से देना है या फिर नहीं देना है। हम इसे आज से दे कि आज के बाद अगर कोई डिफॉल्ट हुआ तो नेट पर इंटरेस्ट देना है, या फिर हम इसे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से दे। अच्छा, टैक्स पेयर क्या चाहते होंगे बेटा? ये अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से चले। जिस दिन से जीएसटी इंडिया में आया है जुलाई 2017, ये अमेंडमेंट उस दिन से इफेक्टिव होनी चाहिए। अच्छा, इस बात को लेकर के डिपार्टमेंट और टैक्स पेयर में थोड़ा सा तनातनी चल रही थी। डिपार्टमेंट कह रहा था जी आज से करेंगे, लेकिन टैक्स पेयर इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से चाहते थे, जिसकी वजह से इस अमेंडमेंट को जो है उन्होंने अभी तक इफेक्टिव नहीं किया। अच्छा, लोग बड़े लेकिन बेचैन हो रहे थे और 39th, यस आई एम श्योर अबाउट दैट, 39th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में फाइनली जीएसटी काउंसिल ने यह डिसीजन लिया कि इस अमेंडमेंट को हम जब भी नोटिफाई करेंगे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नोटिफाई करेंगे। तो टैक्स पेयर आप टेंशन ना लें, हमने अगर इसे आज इफेक्टिव नहीं भी कराया है कोई बात नहीं, गिव अस सम टाइम, हम जिस भी दिन इसे इफेक्टिव करेंगे हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इस अमेंडमेंट को जो होगा वो लागू करेंगे। ठीक है, तो ऑल्दो ये अमेंडमेंट अभी इफेक्टिव नहीं है, पर जीएसटी काउंसिल का ये एश्योरेंस है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू की जाएगी। जरा कुछ पॉइंट पढ़िएगा मेरे साथ नीचे। फाइनेंस एक्ट 2019 ये 1 जनवरी 2020 से फोर्स में आ गया है, पर सेक्शन 50 की ये जो प्रोविजो की अमेंडमेंट है इसको ऑपरेशनल नहीं किया गया है। टैक्स पेयर वांटेड दिस अमेंडमेंट टू बी रेट्रोस्पेक्टिव, कि ये जुलाई 2017 से इफेक्टिव होनी चाहिए। हमसे कभी भी इंटरेस्ट मांगा जाए तो वो सिर्फ नेट कैश लायबिलिटी जो हमने टाइम से नहीं दी उस पर मांगा जाए।
गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड, और प्रेस रिलीज भी उन्होंने दिया कि अमेंडमेंट विल बी गिवन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, ठीक है, लेकिन अभी भी ये अमेंडमेंट ऑपरेशनल नहीं हुई है। पर गवर्नमेंट की प्रेस रिलीज है तो उसकी वजह से आप सेफली प्रिज्यूम कर सकते हैं कि ये जिस दिन भी नोटिफाई की जाएगी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से की जाएगी। एंड अकॉर्डिंगली अगर कोई स्टूडेंट क्वेश्चन को अमेंडमेंट के हिसाब से आंसर करना चाहता है, अगर कोई करना चाहता है तो वो अमेंडमेंट के हिसाब से आंसर कर सकता है। मतलब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आप करना चाहते हैं तो आप इसे 3 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट पेबल बनता है, इसके हिसाब से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा करोगे तो रिमार्क बिल्कुल क्लियर कट दे करके आना, जिसमें आप लिख करके रहना कि ये जो पोजीशन है ये फाइनेंस एक्ट 2019 से बनी है, जो अभी ऑपरेशनल नहीं हुई है, पर ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आएगी, ऐसा भरोसा दिया गया है, इसलिए हमने ये किया है। वैसे बताऊं तो सेफ साइड पर बेटर तरीका क्या होगा, अगर क्वेश्चन आए तो आप दोनों तरीके से सॉल्व करके बता दो। प्री फाइनेंस एक्ट क्या पोजीशन थी वो भी बता दो, पोस्ट फाइनेंस एक्ट क्या पोजीशन थी वो भी बता दो, ठीक है जी। और साथ में मेंशन कर दो जी अभी ये ऑपरेशनल तो नहीं हुई है, पर ऐसा भरोसा है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आएगी।